हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका HCS का जो प्रीलिम्स है वो ऑलरेडी हो चुका है और मेंस को हम टारगेट करने के लिए यहाँ पर जुलाई और अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HCS मेंस के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आप जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने एक रैंकिंग को रिलीज किया है, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। और ये जो रैंकिंग है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर बिजनेस शुरू करने के लिए कितने इनेबलिंग प्रोविजंस को प्रोवाइड किया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। तो बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पे इन बेसिस पे ही इस रैंकिंग को निकाला जाता है। 4 कैटेगरीज में ये रैंकिंग आप देख सकते हैं। टॉप अचीवर सबसे ऊपर होते हैं, देन इज अचीवर्स, देन इज एमर्जिंग बिजनेसेस इकोसिस्टम एंड लास्ट इज दी एस्पायरर्स। तो आप अपने हिसाब से अपनी जो स्टेट है उसको एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई है ओशन इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम 2030 तक पूरे करने की बात कर रहे हैं, उसमें से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपका गोल नंबर 14 है, जिसके अंदर हम बात करते हैं लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर के अंदर ओशन इकोसिस्टम आ जाता है जिसको हम प्रिजर्व करने की बात करते हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हीं इकोसिस्टम के बारे में बात करी गई है। इसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसके अंदर ये बताया कि ओशन इकोसिस्टम के रिगार्डिंग जितनी भी इनोवेटिव तरीके हैं या फिर जितनी भी नई नई जो रिसर्च है या फिर नई नई जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, इवन जो आपकी साइंस एंड इनोवेशन बेस्ड सोल्यूशन है, उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए इंडिया रेडी है ताकि यहाँ पे जो ओशन इकोसिस्टम है उसके अंदर एक तरह से इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी देखी जा सके और यहाँ पे जितनी भी पॉल्यूशन वगैरह है उन सबको अलग अलग टेक्नोलॉजीज के द्वारा रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीति आयोग ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर एक रिपोर्ट को निकाला है जो कि है टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे मिड डे मील वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इवन आपकी एक स्कीम है दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, जिसके अंदर यहाँ पे राशन या फिर मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है या तो बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को या फिर लैक्टेटिंग वुमेन को। तो यहाँ पे इसके अंदर जो टेक होम राशन है तो यहाँ पे पैकेज्ड फूड जो है, चाहे वो बॉइल्ड फूड हो चाहे वो रॉ फूड हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं इन लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को प्रोवाइड करी जाती हैं। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर यही बताया गया है कि टेक होम राशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने स्टेट्स के अंदर जो नए नए स्टार्टअप इकोसिस्टम्स आते हैं उनके ऊपर एक रैंकिंग को निकाला है जो कि अपने आप में एक 3rd एडिशन ऑफ रैंकिंग है। अब इस रैंकिंग के अंदर उन्होंने स्टेट्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया है, जैसे बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन सी है, टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, लीडर्स कौन से हैं, एस्पायरिंग लीडर्स कौन से हैं और एमर्जिंग जो इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को कैटेगराइज किया है। तो अपने एग्जाम के हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी स्टेट को याद करके जाना है। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट हैं उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको इनोवेटिव और बहुत अच्छी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी हैं ताकि उनके जो स्टार्टअप्स हैं वो इमर्ज कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है दैट इज़ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज टू प्लास्टिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जितनी भी प्लास्टिक हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस करती है या फिर इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि अगर मैं पर कैपिटा के हिसाब से देखूँ तो पहले 700 ग्राम प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस होती थी, लेकिन अब ये जो प्लास्टिक है वो इंक्रीज होकर 2500 ग्राम हो चुकी है। और इवन इन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के अंदर कितने टन ऑफ जो प्लास्टिक है
वो प्रोड्यूस हो रही है, और कुछ जो स्टेट्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बिल्कुल भी प्लास्टिक के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। इवन इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी आपके यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ हो रही है वो ऐसी प्लास्टिक के साथ रिप्लेस होनी चाहिए ताकि वो एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो, या फिर ऐसी प्लास्टिक होनी चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना करें। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करी गई कि इसका मतलब यही होता है कि जो कंपनीज यहाँ पे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रही हैं और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन कंपनीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन कंज्यूमर से उन प्लास्टिक को इकट्ठा करके उसको दोबारा से रीयूज रिसाइकल किया जा सके। और इवन इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया है कि आप बायो प्लास्टिक को यूज़ करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा जो नुकसान है वो ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, दैट इज़ ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021। अब इस रिपोर्ट के अंदर बात करी है कि ग्लोबली अगर हम बात करें तो जो बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं उसकी ओनरशिप कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करी है। तो इन्होंने बोला कि 50% से 76% बैंक्स की ओनरशिप हो गई है। इन द सेंस जो भी कस्टमर्स बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उनकी ओनरशिप के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। और इवन इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि सबसे ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट्स है वो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे ही इंक्रीज़ करी गई है। अगर मैं कंट्री वाइज यहाँ पर बात करूँ तो इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो बैंक अकाउंट्स हैं वो इंडिया के अंदर ओपन हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन होने की वजह से उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को खुलवाया है। इवन आपके जो बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल बैंकिंग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बैंक अकाउंट्स हैं वो इनफॉर्मल बैंकिंग के अंदर खुलवाए गए हैं। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे चाइना है। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने यहाँ पर राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर आपका एक मानगढ़ हिल टॉप जो है वो लोकेटेड है, उसको यहाँ पे उन्होंने नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करने की बात करी है। तो अगर मैं इस प्लेस की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ तो 1913 के अंदर यहाँ पर भील ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी और वहाँ यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिली थी जो कि जलियांवाला बाग के अंदर सिचुएशन देखने को मिली थी। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इस जगह पर ओपन फायरिंग करी थी और उन सबको ही ऑनर करने के लिए, तो यहाँ पे जो भील ट्राइब है उनको ऑनर करने के लिए ही तो इसको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च है उन्होंने जितने भी हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं जो कि अलग अलग जो लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबली है आपकी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं जो अलग अलग लॉज बनाती हैं, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो जो अलग अलग लॉज लेके आते हैं तो इसके अंदर ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सिटिंग्स है वो कौन सी स्टेट में देखी गई। तो यहाँ पे जो केरला है उन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। इवन यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट्स को भी बताया गया है जिसके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ सिटिंग्स जो हैं वो देखने को मिली है। इवन यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस रिलीज़ किए हैं सिटिंग्स के दौरान। ऑर्डिनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइम पे कोई भी आपकी जो लेजिस्लेचर है, चाहे विधानसभा विधान परिषद हो, अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूँ और अगर मैं सेंटर के बारे में बात करूँ तो आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा है जब वो सेशन में नहीं होते हैं तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की रिकमेंडेशन से यहाँ पर ऑर्डिनेंसेस को जारी किया जाता है, जो कि सिटिंग होने के बाद जब भी सेशन आता है तो उस टाइम पे बेस्ड अपॉन दैट तो ये बिल जो है उसको पास किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो स्टेट्स हैं 44% बिल्स ऐसे हैं जो कि जिस दिन पहले दिन इंट्रोड्यूस हुए थे उसी दिन उनको पास कर दिया गया है। दैट मीन्स उनके ऊपर जो डिबेट है वो बहुत कम हुई है, जो कि हमारी एक तरह से डेमोक्रेसी को भी दिखाता है कि यहाँ पे हर एक जो बिल है उसको ज़्यादा देर तक डिबेट करना चाहिए और उसके बाद ही उसको पास करवाया जाना चाहिए। इवन यहाँ पे कुछ स्टेट जो हैं वो सामने देखने को मिली है जिसके अंदर पहले दिन ही बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसी दिन उसको पास कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ बिल्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इंट्रोड्यूस करे गए हैं जो कि है आपका एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहली बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है आपका 2013 वाला, उसके बेस पर स्टेट्स की रैंकिंग निकाली गई है कि हर एक जो स्टेट है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो यहाँ पे जो ओडिशा स्टेट है वो फर्स्ट रैंक पर आई है। दैट मीन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग स्कीम्स निकालने के प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे निकाली गई थी। तो इस टाइम पे जो माइग्रेंट
इमिग्रेंट्स हैं और जो वल्नरेबल सेक्शन हैं उनको बहुत ज़्यादा फूड एलोकेट किया गया था। तो उसके बेसिस पर यहाँ कौन कौन सी स्टेट ने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करी है इस एक्ट की, तो यहाँ पे उसके बेस पर ये रैंकिंग को निकाला गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओडिशा, उत्तर प्रदेश और जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग अचीव करी हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिन्होंने इस एक्ट का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। इवन आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अंत्योदय अन्न योजना जो है वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जाती है, जिसके अंदर 5 किलो जो ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करे जाते हैं, या फिर अगर मैं मंथली हिसाब से, फैमिली के हिसाब से बात करूं तो 35 किलो ऑफ जो ग्रेन्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपका राइस, व्हीट एंड ग्रेन्स आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स ने अपनी जो रिपोर्ट निकाली है इसके अंदर पॉपुलेशन के प्रोस्पेक्ट्स बताए गए हैं ग्लोबली। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि 2022 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन हो जाएगी, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं वो इंडिया और चाइना का है। फिलहाल 2022 से पहले जो चाइना की पॉपुलेशन है वो इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि 2023 के अंदर जो आपकी इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर देगी, और इवन इसके बाद आपकी जो चाइना की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं 2100 के अंदर तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो मॉस्पी मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट को निकाला है। अब अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो ये रिपोर्ट भी आपकी पॉपुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। इस रिपोर्ट के अंदर मॉस्पी मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो आने वाले कुछ सालों में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स अभी सही टाइम है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर, जैसे 2036 तक, जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे पहले 6.8% थी, फिर 2016 के अंदर यहाँ पे 9.2% देखने को मिली, और यहाँ पे 2036 तक 14%, अप्रॉक्सीमेटली 15% आपको एल्डरली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और यंग पॉपुलेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 के टाइम पे यहाँ पे 27% है, और 2036 के टाइम पे यहाँ पे 22% हो जाएगी, जो कि एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और इवन इन्होंने ये भी बताया है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अभी इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे NFHS के अंदर भी बताया गया था कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली रिप्लेसमेंट लेवल तक आ चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस रिपोर्ट को निकालते हैं, और यहाँ पर इस साल इंडिया की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। पिछली साल जो 156 कंट्री है उसमें से 140 रैंक आया था, लेकिन इस साल 146 कंट्रीज में से 135 रैंक इंडिया ने हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले अगर मैं स्कोर के बारे में बात करूं तो वो स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है। अगर मैं 0 से लेके 1 के स्कोर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 1 जो है वो सिग्निफाई करता है कि जेंडर पैरिटी है, और 0 जो है वो सिग्निफाई करता है कि कंप्लीट इनपैरिटी है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो स्कोर इंक्रीज किया है, इसका मतलब हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। अब अगर मैं बात करूँ जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर निकाला जाता है, जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी है, दैट मीन्स यहाँ पे कितनी ऐसी विमेन है जो कि अलग अलग आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आती हैं, या फिर यहाँ पे लेजिस्लेचर के अंदर आती हैं, या फिर लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। इन द सेम वे अगर मैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे विमेन की लेबर फोर्स देखी जाती है, इक्वालिटी देखी जाती है, उनकी वेजेस देखी जाती हैं। इन द सेम वे एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर यहाँ पे लिटरेसी रेट देखा जाता है, इनरोलमेंट रेट देखा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पर। फिर हम बात करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल के बारे में, जिसके अंदर सेक्स रेशो एट बर्थ एंड हेल्थ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है कि कितने साल तक जो वुमेन है उनकी एक्सपेक्टेड एज कितनी है। तो यहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स के अंदर ये देखने को मिला कि सबसे वर्स्ट जो है वो हमने हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर परफॉर्म किया है। दैट मीन्स 146 कंट्री हैं और हमारा लास्ट रैंक आया है। और अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में तो उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे वुमेन को इसके अंदर रिजर्वेशन भी दी जाती है।
हालांकि ये जो रिजर्वेशन है थोड़ी सी वेग होती है, जिसके अंदर आपको राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी का जो एक तरह से कंसेप्ट है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने अभी 7th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क को निकाला है। तो अगर मैं इस रैंकिंग के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, उनको यहाँ पर रैंक प्रोवाइड किया जाता है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करने में और अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं ग्लोबली देखूं तो यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रैंक करने के लिए QS रैंकिंग होती है, तो उसके बेसिस पे ही हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर नर्फ रैंकिंग को निकाला गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर निकालती है। तो इसके अंदर 11 कैटेगरीज हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ओवरऑल कैटेगरी में भी देखा जाता है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने बेस्ट परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो बेंगलुरु वाला जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है वो फर्स्ट रैंक पर आया है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग आपकी फील्ड्स के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट को रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली है जो कि माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज के ऊपर बेस्ड है। इवन इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये भी बताया है कि कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो देखने को मिल रहा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि इंडिया के अंदर जो रेमिटेंसेस हैं वो पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज़ किए हैं। पिछले साल हमारी कंट्री में यहाँ पे 83 बिलियन रेमिटेंसेस आते थे। रेमिटेंसेस का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग जाता है और दूसरी कंट्री से फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल USA में जाकर रहने लग जाता है और वहाँ से वो अपनी फैमिली वगैरह को यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह और फंड्स वगैरह भेजता है, तो ये सारी चीज़ें रेमिटेंसेस के अंदर काउंट होती हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इंडिया जो है टॉप पे है इसमें, इस रैंकिंग के अंदर रेमिटेंसेस के मामले में, और सेकंड नंबर पे चाइना को देखा गया, फिर मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट को देखा गया। और अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में रिफ्यूजीज़ और माइग्रेशन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली बार उनकी सोशल कंडीशंस को भी बताया गया है कि अगर जो भी माइग्रेशन होती है तो उसकी वजह से इन रिफ्यूजीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे उनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज़ बायो इकोनॉमी रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले किसने इस रिपोर्ट को निकाला है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है, जिसके अंदर आपका बिराक आता है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। तो इन्होंने इस रिपोर्ट को निकाला है और इस रिपोर्ट के अंदर यही बताया है कि हमारी कंट्री के अंदर बायो इकोनॉमी जो है वो कितनी इंक्रीज़ करी है। तो अगर मैं बायो इकोनॉमी के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर बायोलॉजी और इकोनॉमी को कोलैबोरेशन में देखा जाता है। और कैसे, बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली ये जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल से अगर मैं वैक्सीन्स का एग्जांपल ले लूँ तो क्योंकि मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके वैक्सीन्स बनाई हैं और ये वैक्सीन्स जो हैं अल्टीमेटली अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पर इसको हम बायो इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने यही बताया है कि हमारी कंट्री का जो बायो इकोनॉमी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया है कि 2025 तक हमारी जो बायो इकोनॉमी है वो $150 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगी और 2030 तक ये $300 बिलियन जो है वो बायो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। इवन यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर इस लॉन्च के टाइम पे उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कुछ फाइनेंशियल फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने की भी बात करी गई है ताकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी बायो इकोनॉमी सेक्टर के अंदर अच्छे से अच्छे कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट को निकाला है और अगर मैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन स्टेट के अंदर इनोवेटिव कौन कौन से तरीके आ रहे हैं तो उसके बेसिस पर यहाँ पे स्टेट्स को कैटेगराइज किया जाता है और इवन ये भी कुछ अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड हैं। एक आपका इनेबलर्स पैरामीटर होता है, एक आपका परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर होता है जिसके अंदर आपको ह्यूमन कैपिटल कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है और अल्टीमेटली फिर इनोवेशन एफिशिएंसी को रेशो को निकाला जाता
है और अल्टीमेटली बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पे स्टेट्स को इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट के ऊपर रैंक किया जाता है। तो यहाँ पे देखने को मिला कि जो कर्नाटका है वो सबसे पहले रैंक पर आया है। दैट मीन्स इंडियन इनोवेशन रिपोर्ट के अंदर इनोवेशन के मामले में कर्नाटका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने एग्रीकल्चरल सेंसस को लॉन्च करने की बात करी है। ये एग्रीकल्चर सेंसस जो अपने आप में 11th एडिशन है, दैट मीन्स इससे पहले भी 10 एडिशन हो चुके हैं, पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो डिले कर दिया गया था। ये जो 11th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस है अगस्त 2022 से शुरू हो गया है और सबसे पहली बार ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है डिजिटल फॉर्म में कंडक्ट करवाया जाएगा और सारा का सारा जो डाटा है वो मोबाइल फोन्स पे और आईपैड्स वगैरह पे कलेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चरल सेंसस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपकी लेबर फोर्स है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल सेंसस के बारे में, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल कितने ऐसी लैंड रिकॉर्ड्स हैं जो कि डिजिटाइज हो चुके हैं, या फिर क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, या फिर लैंड होल्डिंग्स कितनी है, ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है, लैंड कितना यूज़ किया जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर, कितना ड्रॉट है और कितना क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है इस एग्रीकल्चर सेंसस के द्वारा मिलेगी और अल्टीमेटली यही जो सेंसस वगैरह हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं आगे आने वाली पॉलिसीज़ और अलग अलग लॉज को बनाने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। इवन आप अपनी ये जो रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं इसका जो डाटा है मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अंदर भी अगर कोई एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड मेंस का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर सेंसस का जो डाटा है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।